ये कहानी है चीन के उस नए गेम की जिसमें वो बैंक नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर्स बनाना चाहता है। एक वक्त था जब चीन दुनिया को अरबों डॉलर के चेक बांट रहा था। अफ्रीका में हाईवे बन रहे थे, एशिया के रेलवे स्टेशंस में नई लाइनें बिछ रही थी और समुद्र किनारे नए नए बंदरगाह खड़े हो रहे थे। हर विकासशील देश को लग रहा था कि बीजिंग उसके विकास का सबसे बड़ा साझेदार है। लेकिन अब पूरी तस्वीर बदल चुकी है। चीन ने जैसे अचानक अपना खजाना बंद कर दिया। अब ना पहले जैसे बड़े कर्ज दिए जा रहे हैं, ना अरबों डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है, उनकी घोषणाएं हो रही हैं, और ना ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की जैसी चमक कहीं दिखाई दे रही है। तो सवाल है, क्या चीन के पास पैसा खत्म हो गया है? क्या उसकी अर्थव्यवस्था अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही, या फिर ड्रैगन ने दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का तरीका ही बदल दिया है? असल कहानी पैसे की कमी नहीं है, बल्कि चीन की नई रणनीति है। अब चीन बैंक बनकर दुनिया को कर्ज नहीं देना चाहता, बल्कि बिजनेस पार्टनर्स बनकर कमाई और प्रभाव दोनों को एक साथ सुरक्षित करना चाहता है। करीब एक दशक पहले चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। तब उसका सपना था कि वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में अपनी अतिरिक्त पूंजी और औद्योगिक क्षमता लगाए। सड़कें बनी, रेलवे लाइनें बिछी, बिजली संयंत्र तैयार हुए, बंदरगाह खड़े हुए, और इन सब के जरिए चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया के केंद्र में पहुंच गई। इस समय चीन ने सैकड़ों अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड किया। दुनिया के कई देशों के लिए चीन सबसे बड़ा इन्वेस्टर और सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका के न्यूज़ पोर्टल IOL की रिपोर्ट बताती है कि चीन ने विदेशों में निवेश करने का अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत आंकड़ों में साफ दिखाई देता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी के चाइनीज लोन्स टू अफ्रीका डेटाबेस के मुताबिक साल 2016 में चीन ने अफ्रीका को लगभग 28.8 अरब डॉलर की लेंडिंग की थी, जो रिकॉर्ड स्तर था। इतना ही नहीं, 2012 से 18 के बीच में हर साल 10 अरब डॉलर से ज्यादा की फाइनेंसिंग अफ्रीकी देशों को देता रहा था चीन। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 2024 में यही लेंडिंग घटकर सिर्फ 2.1 अरब डॉलर रह गई। यानी सिर्फ 8 साल के भीतर चीन की विदेशी लेंडिंग में करीब 90% की गिरावट दर्ज की गई। ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि चीन की बदलती सोच का एक सबसे बड़ा संकेत है। अब सवाल यह है कि अगर चीन पहले की तरह कई बड़े बड़े कर्ज किसी को नहीं दे रहा है, तो आखिर कर क्या रहा है? इसका जवाब है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। पहले चाइना किसी कंट्री से कहता है कि अरबों डॉलर का कर्ज ले लो और उससे सड़क, बंदरगाह या किसी बिजली परियोजना को शुरू कर लो। अब चीन कहता है कि हम भी परियोजना में पैसा लगाएंगे, हमारी भी हिस्सेदारी होगी और मुनाफे में हमें भी हिस्सा चाहिए। यानी चीन अब सिर्फ कर्ज देने वाला नहीं, बल्कि सीधे बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता है। इसी वजह से अब चीनी सरकार और वहां की कंपनियां विदेशी कंपनियों में इक्विटी पार्टिसिपेशन कर रही हैं, यानी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रही हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के जरिए निवेश कर रही हैं और लोकल करेंसी फाइनेंसिंग पर भी जोर दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि कई मामलों में लेन देन डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्रा या चीन की मुद्रा युआन में किया जा रहा है। इस मॉडल में चीन का जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पैसा देकर उधार लेने का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाता है। अगर प्रोजेक्ट सफल होता है तो उसे लगातार प्रॉफिट मिलता है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो वो फैसलों में भी शामिल हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने विदेशों में निवेश करना बंद नहीं किया है, बल्कि उसने ये तय कर दिया है कि पैसा वहीं लगाया जाएगा जहां से फ्यूचर में रणनीतिक और व्यावसायिक दोनों तरह का फायदा मिलने की पूरी संभावना हो। यानी अब चीन का खजाना सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों के लिए खुल रहा है जो उसके लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हों। यही वजह है कि अफ्रीका में अब चीन का फोकस पहले की तरह सिर्फ हाईवे और बड़ी सड़कों पर नहीं है। अब वो रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क, सोलर प्रोजेक्ट्स, विंड एनर्जी और बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम पर ज्यादा पैसा लगा रहा है। FOCAC 2024 में चीन ने अफ्रीका में 30 नई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को समर्थन देने की घोषणा की। इसका कारण साफ है,
आने वाले सालों में ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन ट्रांजिशन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने वाले हैं। वहीं लैटिन अमेरिका में चीन की सबसे ज्यादा दिलचस्पी क्रिटिकल मिनरल्स पर है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल और कॉपर जैसे खनिज भविष्य की इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बैटरियों और हाईटेक इंडस्ट्री की रीढ़ माने जाते हैं। दुनिया जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे इन खनिजों की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। और चीन अच्छी तरह से समझता है कि अगर इन संसाधनों पर पकड़ मजबूत रही तो भविष्य की वैश्विक सप्लाई चेन में उसकी ताकत भी बनी रहेगी। इसलिए अब वो सड़कों से कहीं ज्यादा खनिजों में इन्वेस्ट कर रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में भी चीन का फोकस पूरी तरह बदल चुका है। वहां अब उसका ध्यान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर है। इंटरनेट नेटवर्क, डेटा सेंटर, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं में तेजी से इन्वेस्ट किया जा रहा है। यानी पहले चीन कंक्रीट और स्टील के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाता था, अब वो डेटा और टेक्नोलॉजी के जरिए भविष्य की अर्थव्यवस्था में अपनी जगह मजबूत करना चाहता है। रिपोर्ट का एक और बेहद दिलचस्प आंकड़ा इस बदलाव को और साफ तौर पर दिखाता है। पिछले साल विदेश में चीन के कुल काम का लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का था। यानी अब चीनी कंपनियां बैंक बनकर कर्ज देने से ज्यादा ठेकेदार बनकर काम करना पसंद कर रही हैं। वे परियोजना बनाती है, पूरा काम करती हैं और उसके बदले सीधा भुगतान ले लेती हैं। इससे उन्हें कई सालों तक के कर्ज की वसूली का इंतजार नहीं करना पड़ता और उनका जोखिम भी काफी कम हो जाता है। दूसरी तरफ चीन के पॉलिसी बैंकों की ओर से दिए जाने वाले विदेशी कर्ज लगातार घट रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी पहली वजह खुद चीन की अर्थव्यवस्था है। पहले चीन की अर्थव्यवस्था 2 अंकों की रफ्तार से बढ़ती थी, लेकिन अब उसमें सुस्ती आ चुकी है। रियल एस्टेट सेक्टर का संकट, घरेलू मांग में कमजोरी और स्थानीय सरकारों का बढ़ता कर्ज उसकी बड़ी चुनौतियां बन चुके हैं। ऐसे में चीन अब हर डॉलर बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहता है। दूसरी वजह है अमेरिका के साथ चल रही टेक्नोलॉजी की प्रतिस्पर्धा। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में चीन को भारी निवेश करना पड़ रहा है। इसलिए वो अब विदेशों में अरबों डॉलर फंसाने के बजाय अपने देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा परिवर्तन जैसी योजनाओं पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। तीसरी वजह है चीन के पुराने अनुभव। उसने दुनिया भर में जो बड़े बड़े कर्ज दिए थे, उनमें से कई उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रहे। अफ्रीकी देश जाम्बिया का कर्ज संकट चीन के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। वहां कर्ज के पुनर्गठन और भुगतान में कई दिक्कतों ने चीन की वित्तीय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दूसरी तरफ श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह भी पूरी तरह दुनिया में बहस का मुद्दा बना है। इस मामले ने यह दिखाया कि अगर किसी परियोजना की आर्थिक बुनियाद मजबूत नहीं हो तो भी वो मेगा प्रोजेक्ट भी भारी बोझ बन सकता है। इन अनुभवों ने चीन को ये समझा दिया कि सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनका आर्थिक रूप से टिकाऊ होना भी ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान में चल रहा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC भी इसी बदलाव की एक बड़ी मिसाल है। शुरुआती दौर में यहाँ महंगे हाईवे, विशाल सड़कें, बड़े कोयला बिजली संयंत्र और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अरबों डॉलर खर्च किए गए। लेकिन अब चीन वहाँ खेती, औद्योगिक सहयोग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अपेक्षाकृत छोटे लेकिन ज़्यादा सुरक्षित प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहा है। यानी पाकिस्तान में भी चीन बड़े जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे दूरी बनाकर कम जोखिम और ज़्यादा रिटर्न्स वाले मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है, चीन दुनिया से पीछे नहीं हट रहा और न ही उसने विदेशों में निवेश करना बंद कर दिया। उसने सिर्फ अपने खेल के नियम बदल दिए। पहले वो अरबों डॉलर का कर्ज देकर प्रभाव बढ़ाता था, अब वो साझेदारी खरीद कर लंबे समय तक मुनाफा और रणनीतिक बढ़त दोनों हासिल करना चाहता है। पहले उसका फोकस सड़क, बंदरगाह और पुल बनाने पर था, अब उसकी नज़र ऊर्जा, डिजिटल नेटवर्क, डेटा और फ्यूचर के खनिज संसाधनों पर है। पहले चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बनना चाहता था, लेकिन अब वो उन परियोजनाओं का साझेदार बनना चाहता है जिनमें आने वाले कई दशकों तक कमाई भी हो और वैश्विक प्रभाव भी बना रहे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके भेज दीजिए। ये सारी जानकारी आपके जुटाई थी मेरे साथी सचिन ने। मैं हूँ आयुष, कैमरे के पीछे हैं दीपक। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।